हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक नंबर 10 है ना, हाइड्रोकार्बन दे रखा है। हाइड्रोकार्बन्स पे अपन को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स देखेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसमें पेट्रोलियम वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद में एल्काइन पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन वगैरह आती है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले सिलेबस के अंदर देखना है कि आपके कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एल्केन्स क्या होती है। तो एल्केन्स साकित तथा असाकित खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें एल्केन कहते हैं और इनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। जैसे कि CH4 हो गया है ना, CH3 हो गया, मतलब मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना, पेंटेन हो गया। ये सब क्या हुआ, एल्केन के अंदर आए क्योंकि इनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जिक्र हो जाएगा ना, मतलब डबल बॉन्ड या पाइप बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र हो गया, इसका मतलब फिर वो संतृप्त नहीं रहेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, असंतृप्त हो जाएंगे। और जो एल्किन और एल्काइन होते हैं ना, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में देके पूछा जा सकता है कि मार्स गैस क्या होती है। मान लो कोई ऑप्शन में आपको CH4 दे दिया, तो CH4 क्या होती है, CH4 मैथेन होती है ना, तो इसी वजह से इस पे टिक कर देंगे। ऐसे ही आपको कैलोर गैस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कैलोर गैस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एन ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का मिक्सचर होता है ना। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ, एन में और आइसो में क्या मतलब है ना, मतलब क्या फ़र्क है। तो देखो, एन ब्यूटेन में ब्यूटेन आया, इसका मतलब 4 कार्बन होंगे, है ना। तो ऐसे सीधी रेखा के अंदर आए ना तो एन ब्यूटेन है। बट अगर ऐसे आ जाए, देखो इसमें भी 4 ही कार्बन है, बट ये वाले जो है ना, ये वाला पोर्सन इसको अपन आइसो बोलते हैं। जैसे आइसोप्रोपेन हो गई, है ना, आइसोप्रोपेन हो गई, आइसोपेंटेन हो गई, आइसोहेक्सेन हो गया। तो जिसके अंदर ये वाला आता है ना, यहाँ पे CH3 है। अब इतना तो समझ ही जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH3 था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एन क्यों लगाया है और आइसो कब लगाते हैं, है ना। इसके बाद में देखते हैं, एंड इसके बाद में लिखा हुआ है कि LPG गैस क्या होती है। तो LPG गैस पहले तो ऐसा होता था कि है ना, फुल फॉर्म ही पूछ लिया कभी कभी। मान लो एग्जामिनर का मन कर गया केमिस्ट्री इजी देने का, क्या कर लोगे आप, हैं, उस कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर की मर्जी। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं LPG को, जिसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि मार्स गैस क्या होती है, कैलोर गैस क्या होती है ना, LPG के बारे में पता होना चाहिए। आपसे प्राकृतिक गैस का ये भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, उसमें 80% मैथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। ठीक है, अब देखो इसको 5 स्टार लगा लेना मेरी तरफ से। ये 5 स्टार खाने वाले चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट वाले की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, वाटर गैस तो बहुत पूछा जाता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, बट रेशियो क्या होता है, ये मेन चीज़ है, 1:1 में मिलाया जाता है ना। ऐसी संश्लेषण गैस होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ही लेते हैं, बट वहाँ पे रेशियो बदल जाता है। तो अगर रेशियो ध्यान से देखना एग्जाम में कि आपको अनुपात क्या दे रखा है। अगर आपको 1:1 दे रखा है तो वाटर गैस पे टिक करोगे। अदरवाइज अगर आपको 1:3 दे दिया तो फिर आप उसको वाटर गैस नहीं, उसको संश्लेषण गैस बोलोगे। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन एल्किन से एल्काइन बनाने का ट्राई कर रहे हैं ना, एल्किन या एल्काइन से। तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसको साबात्य सैंड्रेंस रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये जोदाना कोचिंग क्लासेस जो रेड रेड लिखा है, इससे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को कमेंट करना, नेक्स्ट PDF में नहीं बनाऊंगी ऐसे। ठीक है, साबात्य सैंड्रेंस रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एल्किन एंड एल्काइन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से आपको एल्काइन के कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से एल्केन मिलता है। ठीक है, साबात्य सैंड्रेंस रिएक्शन में क्या होता है, आपको एल्किन दी हुई होती है, एल्किन जैसे कि ये दे रखी है, ये दे रखी है एल्काइन। ठीक है, एल्किन या एल्काइन दे रखा होगा। एल्किन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर उस पर हाइड्रोजन गैस का एडिशन करवाया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड RCH है, तो जैसे कि ये हाइड्रोजन है, चल ही नहीं रहा, चलो यही समझा देती हूँ। तो जैसे कि ये हाइड्रोजन है ना,
मतलब ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसको ब्रेक कर देना, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा देना, ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है, ठीक है। तो एक बॉन्ड को तोड़ा है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH4 की रिएक्शन करवाई थी H2 के साथ में, तो आपको क्या मिला, एल्केन मिल गया। ऐसे ही अब आपको पता है इसमें 2 पाई बॉन्ड है, आप ऐसे याद रख सकते हो, एल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसीलिए 2s2 लिया है और फिर अपन को क्या मिल गई, एल्केन मिल गया, ठीक है। अब देखो अना कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट आपको कौन कौन से दे सकते हैं, मतलब मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है आपको जिसमें एल्किन और एल्काइन गिवन है और ऊपर कैटलिस्ट दे रखा है और आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, या फिर प्रोडक्ट दे रखा है और आपसे पूछे कि रिएक्टेंट क्या होगा, तो कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन कौन से कैटलिस्ट काम में आते हैं, तो पैलेडियम हो या प्लेटिनम, पीटी पैलेडियम को शो करता है और पीटी प्लेटिनम को, ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर। इसके अलावा निकल दिया जा सकता है आपको, है ना, और निकल अगर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो सामान्य सेंड्रेंस अभिक्रिया हो जाएगी, जो अभी अपन ने जस्ट पढ़ी थी ना, वही वाली। बाकी रेने निकल भी आपको दिया जा सकता है ना। तो ये कैटलिस्ट के नाम है, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसके अंदर देखो नोट ये याद रखना कि मैथेन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती। ये जो उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण अपन पढ़ रहे हैं ना, इससे अपन लोग मैथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C आ रहे हैं ना, मान लो ये ना भी हो, तो देखो इतना तो होगा ना, इतना तो कन्फर्म है कि C डबल बॉन्ड C तो होगा ही, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ना तो एल्केन होगी ना एल्काइन होगी। तो 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, इसका मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट एथेन बनेगी। एक कार्बन होता है उसको मैथेन बोलते हैं, CH4 वाली को। तो CH, जब आपके पास में कार्बन ही 2 हैं तो आप कैसे बनाओगे CH4, आप बताओ मेरे को। तो नहीं बना सकते, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से, अब जैसे ही हमने देखा था अभी कि उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण से अपन कैसे बना सकते हैं, वैसे ही एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन रिएक्शन से, जब अपन एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं ना, तो एल्केन मिलता है। कैसे मिलता है वो समझा देती हूँ आपको। ये RX है, आपको भी पता है एक्स हैलाइड है, यहाँ पे हो सकता है क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब ये H2 के फॉर्म में नहीं है, अणु के फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन अणु, है ना, ठीक है। तो जैसे कि एल्काइल हैलाइड दे रखा है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसके अंदर क्या है ना, 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो आप तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक करवाना, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना। तो क्या हो गया, RH हो गया और HX हो गया। RH को क्या बोलते हो आप लोग, एल्केन बोलते हो ना, तो मिल गई ना आपको एल्केन, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट की बात करते हैं। जैसे उत्प्रेरक के हाइड्रोजनेशन में आपको मैंने समझाया था ना कि कौन कौन से कैटलिस्ट यूज में आते हैं, वैसे ही एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के लिए हम कौन कौन से कैटलिस्ट यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं जिंक HCl, है ना, जिंक एसिटिक एसिड, CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। जिंक कॉपर कपल, C2H5OH, C2H5OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। रेड फॉस्फोरस और HI को ले सकते हैं। एल्यूमिनियम और मरकरी को क्या बोलते हैं, अम्लगम होता है एक तरह से, है ना, और इथेनॉल इन्हीं के साथ है ये। तो देखो पहला पेज अपन ने देख लिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो एल्किल हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन मतलब H2PD या LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्केन देते हैं रिडक्शन रिएक्शन से। मतलब जो अभी अपन ने देखा है ना, वही यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट कौन कौन वर्क कर सकता है, H2PD हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, हाइड्रोजन और निकल हो सकते हैं, है ना। इनकी प्रेजेंस में एल्केन मिल जाता है आपको। तो आपको बेसिक कैटलिस्ट ध्यान होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कौन से कैटलिस्ट में उसका काम क्या है, तो आप ना प्रोडक्ट बता पाओगे, ना ही रिएक्टेंट का आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, किस्सा खत्म। तो ये RH बन गया और ये HX बन गया, है ना। HX मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, आपने सुना ही होंगे इनके नाम। तो अब देखो एल्किल हैलाइड से अभी अपन ने देखा था रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, है ना। अब अपन देख रहे हैं एल्किल हैलाइड से ही, तो इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आपने ऐसे पढ़ा होगा, आपकी बुक में ऐसे लिख रखा होगा वुड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपने पढ़ी होगी तो आपके टीचर्स ने भी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाया ही होगा।
इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड के ईथरीय विलयन को सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ड्राई ईथर का यूज़ लिया जाता है। ड्राई ईथर का ही यूज़ क्यों लेते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर ड्राई ईथर का यूज़ लिया जाता है। ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाई, है ना, 2 एल्किल हैलाइड लिए, इससे सोडियम से रिएक्शन करवाई, तो देखो आर मिल गया। मतलब ये जो, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐसी रिएक्शन बाद में कभी करनी हो ना तो आप इसको बाहर निकाल देना। यहाँ से 2 Na गए, यहाँ से 2 X गए, क्या बच गया, RR बच गया। ये RR क्या है, एल्केन हो गई, और ये 2 NX क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो, अब मैंने बताया था आपको ड्राई ईथर ही लेना है, तो जलीय ईथर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जलीय ईथर ले लिया तो क्या होगा, तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे 2Na है, हमने सोडियम लिया क्योंकि हमें रिएक्शन करवाने के लिए सोडियम तो चाहिए, उसको उसने H2O के साथ में रिएक्शन कर ली, H2O के साथ में रिएक्शन करके उसने क्या बना दिया, NaOH प्लस H2 बना लिया, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें रिएक्शन एक ही मान लो इसके अंदर अपन ने सब चीज़ मिलाई, तो इसमें पानी भी होगा, सोडियम भी होगा, ऐसा तो थोड़ी है सोडियम सोडियम होगा, पानी बाहर होगा कहीं दूसरे बीकर में ना। रिएक्शन एक जगह हो रही है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि आपस में रिएक्ट ना कर ले। तो देखो इसमें 2 NaOH प्लस H2 हो गया। इसके बाद में जो CH3 आई है वो NaOH से रिएक्शन करके CH3OH बना देता है ना। CH3OH, यहाँ से CH3, यहाँ से OH, CH3OH बन गया। आपको पता है ये मेथनॉल होता है, एक प्रकार का अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल बन गया ना, तो अब जब अल्कोहल ही बन गया, है ना, उसमें ये रहा ही नहीं सोडियम वगैरह, और रिएक्शन हुई ही नहीं, क्योंकि जो हमारा पास एल्किल हैलाइड था उससे तो भाई इन्होंने अल्कोहल बना दिया। हमें तो एल्किल हैलाइड चाहिए ना रिएक्शन करवाने के लिए। ये देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड यूज में ले रखा है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे ईथर यूज में लेता है ना वो ड्राई ईथर ही होता है। अपन लोग वाटर के साथ में ईथर यूज में नहीं ले सकते। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और मान लो यहाँ पे तो देखो क्या था ना कि इन्होंने इधर भी RX लिख रखा था और इधर भी RX ही लिख रखा था। मतलब यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो CH3 होगा, है ना, CH3X होगा, तो यहाँ पे भी वो CH3X ही होगा। अगर यहाँ पे C2 मतलब यहाँ पे जैसे CH3 CH2X होगा, तो यहाँ पे भी CH3 CH2X होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे भी R लिखा हुआ है, यहाँ पे भी R लिखा हुआ है, तो दोनों जगह एल्किल ग्रुप जो है वो सेम होंगे, या तो मैथिल हो या एथिल हो, पर दोनों जगह सेम होगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे देखो R लिखा हुआ है, यहाँ पे R डेस, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैथिल ग्रुप होगा तो यहाँ पे एथिल ग्रुप देखने को मिलेगा आपको। तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, संभावित प्रोडक्ट सारे बनेंगे। वो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक इसमें हो रही है सारी रिएक्शंस, तो उसको पता थोड़ी है कि उसको किसके साथ में रिएक्शन करनी है ना। तो देखो ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि हमें तो RX से मतलब है ना, एल्किल हैलाइड से मतलब है। हो सकता है XR अपने आप से रिएक्शन कर ले, ये खुद से खुद रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बीच वाला R डेस है ना, और ये खुद से रिएक्शन करेगा तो RR बनेगा, और अगर इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो ये बनेगा। तो संभावित प्रोडक्ट कितने हो गए पता चला आपको, 3 हो गए। आपको हो सकता है इनमें से कोई सा भी देखने को मिल जाए प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सारे संभावित एल्केन मिल सकते हैं। इनको अलग अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो सेम से होते हैं। इसलिए वुड्स रिएक्शन ओनली सम संख्या कार्बन युक्त एल्केन के संश्लेषण के लिए ही उपयुक्त है। क्योंकि देखो सम संख्या इसलिए आया है क्योंकि सम संख्या मतलब इन वाले के लिए बात हो रही है, RX प्लस 2Na और इधर भी RX, ठीक है। और सम संख्या क्यों, क्योंकि ये अगर सेम हुए तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना। अगर ये डिफरेंट हो गए तब हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हमें डिफरेंट चाहिए ही नहीं, हमें तो सेम चाहिए, है ना। इसी वजह से लिखा हुआ है कि सम संख्या में, मान लो इधर 1 है तो उधर भी 1 होगा, इधर 2 है तो उधर भी 2 होंगे। समझ रहे हो, एक सेकेंड अच्छे समझाती हूँ, हटा लेने दो पहले। देखो यहाँ पे मान लो CH3X है, तो यहाँ पे भी CH3X ही होगा, है ना। तो एक ये CH3 हो गया सम संख्या। मान लो यहाँ पे CH3 CH2X है, इधर भी CH2 CH3X हो गया, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ये भी हो गया 4। ऐसे ही मान लो इधर CH3 CH2 CH2X है, इधर 3 हो गए तो उधर भी 3 हो गए। अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो सम संख्या में मतलब जैसे कि 2 4 6 ऐसे करके, तो अगर इनसे जैसे 2 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला या 6 कार्बन वाला एल्केन अगर अपन लोग मिलाएं, मतलब एल्केन अपन को मिले, तब तो बढ़िया बात है। और वो वुड्स रिएक्शन ओनली उन्हीं के लिए यूजफुल है, क्योंकि अगर मिक्सचर बन लिया और अपन उनको अलग भी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा उस मिक्सचर का है। अब देखो फ्रैंकलेड
अभिकर्मक से, ठीक है। ये रिएजेंट होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। किस रिएजेंट को ये नाम पड़ा है, तो देखो फ्रैंकलिन रिएजेंट ये होता है R2Zn, ठीक है। अब देखो कैसे बनाया ये, तो एल्किल हैलाइड ने 2Zn प्लस एल्किल हैलाइड लिया तो अपन को R2Zn मिला प्लस ZnX2 मिला। मतलब आप तो ये ध्यान रखो बीच में अब Zn आ गया ना, तो ZnX2 मतलब एक Zn तो गया इन दो R के साथ में। एक सेकेंड, ऐसे ही ध्यान रख लो, अभी बनेगा नहीं क्योंकि उस तरफ और इस तरफ थोड़ा कचरा हो जाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें 2 Zn है क्योंकि 2 Zn लिया है। एक Zn तो गया 2 R के साथ में और एक Zn गया 2 X के साथ में, ठीक है। तो R2Zn और ZnX2 मिल गया। अब जो R2Zn है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपने जो कंपाउंड लिया उसके अंदर सिर्फ 2 ही एल्किल हैलाइड थे, खूब सारे होते हैं वो। तो आपको एक वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ना कि अगर 1 मोल सब्सटेंस की बात करा जाए तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 जितने आवागाद्रो संख्या होती है ना, आपने सुना होगा, इतने कण होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल में इतने होते हैं, तो सोचो अगर मान लो इसका 1 मोल भी लिया था एल्किल हैलाइड का, तो कितने सारे थे। तो कोई और आया और इसके साथ में रिएक्शन करके RR बना लिया। समझ में आ गया इसमें एल्केन कैसे बनी। तो इस तरह से इसमें एल्केन बन गई। तो जैसे हमने फ्रैंकलिन अभिकर्मक से अभी अपन ने बनाई थी एल्केन, वैसे ही अब डिकार्बोक्सिलेशन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जब डिकार्बोक्सिलेशन से एल्केन बनाते हैं तो उसके लिए हम संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण लेते हैं। जैसे यहाँ पे RCONA ले रखा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम NaOH से करवाते हैं, मतलब सोडा लाइम से करवाते हैं। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है CaO प्लस NaOH, है ना, ये मिलकर सोडा लाइम कहे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत तो हर कोई पढ़ के आया होगा। तो देखो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर CO2 बाहर निकल जाती है तथा एल्केन मिलता है। तो सोडा लाइम के साथ में जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो यहाँ से ये CONA निकल जाता है, तो Na2CO3 बन जाता है और यहाँ से अपन को एल्केन मिल जाती है, ठीक है। और फिर आगे चल के ये Na2CO3 ब्रेक होता है और अपन को CO2 मिल जाती है। सीधा सा ध्यान रखो, नाम से ही पता चल रहा है डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर निकलना। CO2 बाहर निकलती है, एल्केन मिल जाता है, खत्म काम। अब देखो आपको सोडा लाइम का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, NaOH प्लस CaO होता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड है ये CaO, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर बाहर निकले CO2 तो उसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें ना आप एक चीज ध्यान रखना, डिकार्बोक्सिलेशन से जब आपको एल्किन मिलेगी ना तो ये एल्कीन जो है वो एक कार्बन कम मिलती है। क्यों मिलती है, उसका रीज़न ये है कि एक कार्बन जो है वो CO2 के साथ बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि ये है, इसमें R भी है C भी है, मान लो R की जगह CH3 होगा, तो एक CH3 वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए ना। बट एल्केन में तो एक ही कार्बन आया R वाला, क्योंकि ये CONA वाला कार्बन तो इसके साथ चला गया, मतलब CO2 के साथ निकल जाएगा बाहर फिर बाद में, है ना। तो एक कार्बन कम वाली मिलती है। तो मान लो आपको कोई प्रोडक्ट दे रखा है जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में मान लो 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में आपको एक ही कार्बन मिला है, या रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, आपको प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन मिला है। तो अब बाई चांस पूछ ले कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, हाँ पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डिकार्बोक्सिलेशन में ऐसा होता है कि एक कार्बन उठ के CO2 के साथ निकल लेता है, तो एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात, अब जैसे सोडियम फॉर्मेट है ना, याद रखना NaCONA। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक कार्बन उठ के CO2 के साथ निकल लेता है। अब यहाँ पे R ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, और ये वाला जो कार्बन है वो तो वैसे भी CO2 के साथ निकल जाएगा। तो क्या मिलता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस मिलती है। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना, एक बार ढंग से और देखना, समझ में नहीं आया तो बेक करके देख लेना। बट ये वाकई में इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछ ले सोडियम फॉर्मेट के डिकार्बोक्सिलेशन पे क्या मिलता है, तो आप क्या याद रखोगे, अरे यार डिकार्बोक्सिलेशन में तो एक कार्बन कम मिलता है ना, और आप कोई सी भी एल्केन ढूंढोगे और टिक करके आ जाओगे। बट नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं एल्केन बनाने के लिए, ठीक है। तो सोडियम फॉर्मेट के डिकार्बोक्सिलेशन से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है सोडियम फॉर्मेट के डिकार्बोक्सिलेशन पे कौन सा उत्पाद मिलता है, तो ये भी 5 स्टार सवाल है बेटा। अब देखो CH3CONA प्लस NaOH प्लस CaO है ना, इसको गर्म किया आपने तो आपको क्या मिला, मैथेन मिली और Na2CO3 मिल गया, क्योंकि अब तो एक कार्बन है ना आपके पास में, तो बस वही मैथेन गैस मिल गई। अब देखो अगर मान लो ऐसा कुछ ग्रुप दे रखा हो जिसमें 2 COH दे रखे हो, तो आप क्या बनाओगे, तो इसके अंदर देखो CH3COH तथा CO2 ही मिलता है, मतलब गर्म करने पर एक COH का तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है,
और दूसरा एज इट इज़ रहता है। मान लो इस वाले से अपन ने CO2 बाहर निकाल दी, तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन बचा ना, तो ये CH2 के साथ में ये हाइड्रोजन मिलके CH3 हो गया ये वाला, और बाकी COH बचा ही था वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 CH3 का निर्माण मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब ब्यूटेनोइक अम्ल से, है ना। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मान लो आपको प्रोडक्ट दे दे और बोल दे कि रिएक्टेंट बताओ, तो जैसे कि CH3 CH2 CH3 है, इसमें आप देखोगे कि 3 कार्बन है ना। और अब आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है, 4 कार्बन होने चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन वाले, क्योंकि उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन उठ के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में निकल लेगा, तभी तो ये वाली एल्केन मिलेगी। तो ये मान लो प्रोपेन है, मान लो क्या प्रोपेन ही है, तो आपको एक कार्बन ज़्यादा वाला एसिड चाहिएगा, क्योंकि उसी का तो फिर सोडियम लवण लोगे ना आप। तो इसका ब्यूटेनोइक अम्ल लेते हैं, क्योंकि ब्यूटेनोइक अम्ल के अंदर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे ना, तो एक निकल जाएगा और 3 बच जाएंगे, 3 कार्बन बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो RC डबल बॉन्ड और CH2COH है ना, ये बीटा केटो एसिड है। अब देखो ये कार्बन मतलब बीटा कीटो एसिड क्यों बोला, है ना। तो मैंने अभी लास्ट ही कंप्लीट करवाया एक टॉपिक, जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों के नॉमेनक्लेचर वगैरह की बात की गई है ना, जिसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो पढ़ते हो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ना, प्लस आई क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, ये सब पढ़ा है। और मैंने नॉमेनक्लेचर में नाम कैसे देते हैं वो भी अच्छे से समझाया है। तो अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वो देख लोगे तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि बीटा कीटो एसिड क्यों लिखा, क्योंकि हमने COH को ही मतलब अपन ने प्रायोरिटी, मतलब अब मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि आधा अधूरा तो आंसर मैंने बोल ही दिया। देखो जब अब कीटोन दे रखी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दे रखा हो, तो अपन प्रायोरिटी देखते हैं कि मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, तो अपन प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो याद रखना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, उसकी जो प्रायोरिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है कीटोन और कीटोन वगैरह से। एल्डिहाइड होता तो भी ज़्यादा ही होती। तो जिसकी ज़्यादा होती है ना, उसको वहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो वहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो इस वाले CH2 को 1 दिया, मान लो इस वाले को 2 दिया, इस वाले को 3 दिया, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करें ना, इसी वजह से मतलब प्रायोरिटी इसी को दी। और मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हुआ भी COH, तो इसको फिर अल्फा बोलते हैं, और इसको अपन बीटा बोलते हैं, और कार्बन होता है तो उसको गामा बोलते हैं, और आगे कार्बन होता है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। समझ में आ गया। इस वजह से यहाँ पे बीटा कीटो आया, क्योंकि बीटा पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O वाला। ठीक है, अब देखो इसको अपन ने हीट करा, हीट करने पे क्या हुआ, RCOCH3 बन गया, है ना। क्योंकि क्या हुआ ना कि CO2 निकल गया गर्म करने पर, और इसमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको सिर्फ हल्की सी हीट की जरूरत पड़ती है। हीट दी, बाहर गया CO2, बच गया जो लिख दिया एज इट इज, है ना। अब देखो अच्छा, ये इसी का ही है ना बच्चों, कि अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि ये प्रोपेन का निर्माण किस किस से हो सकता है। तो प्रोपेन का निर्माण जैसे ब्यूटेनोइक एसिड से हो सकता है, वैसे 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो 4 कार्बन है ना। और मान लो यहाँ से CO2 निकल गया, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनना। ये जो हाइड्रोजन बचेगा वो इसके पास आके लग जाएगा, तो ये CH3 CH2 CH3 हो गया ना। इसी वजह से 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड से भी आपको ये प्रोपेन मिल सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि, है ना। और अगर आपको ये वाली PDF चाहिए ना, नोट्स वाली, वैसे तो ये नोट बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत से तैयार किए हुए हैं, बट अगर आप लोग पूरी वीडियोस देखते हो, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करते हो, और अपने चैनल पे मतलब और बच्चों को भी भेजते हो, वीडियो शेयर भी करते हो, और अगर आपको, चलो ये तो सब आप वैसे भी कर ही दोगे, अगर आपको पढ़ के अच्छा लगेगा तो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए था तो आप मेरे को ना टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको मैं ये PDF सेंड कर दूंगी। कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि, है ना, कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि। तो इसके अंदर ना संतप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। अब कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, विद्युत अपघटन से ही आपको फील आने लग गई होगी कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन में कुछ कुछ पढ़ाता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, आया कुछ याद। तो देखो जहाँ कैथोड होते हैं, नोड होते हैं,
पानी होता है, ठीक है। तो अब देखो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण लेते हैं और है ना इनको सांद्र जलीय मतलब सांद्र विलयन लेते हैं, इनका जलीय विलयन के साथ में विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपको, एल्केन। तो अब एल्केन कैसे मिलती है, तो देखो जैसे इसमें सोडियम और पोटेशियम लवण ले लिए अपन ने, सोडियम और पोटेशियम लवण ले लिए, इस अपन को पता है कि इसके अंदर जो इसका जलीय विलयन लेना है ना, उसको अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। तो क्या होता है ना कि जो जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, NaOH निकलता है। अब ये थोड़ा इलेक्ट्रो का पार्ट है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो NaOH और वो H2 है ना, वो तो कैथोड पर कैथोड पर जाकर बनती है ना। इसके अलावा जो एल्केन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो आपको एनोड पे मिलती है। कुछ मैं यहाँ पे बताती हूँ, आपको याद आएगा। ये 2 इलेक्ट्रोड डिप करके रखते हैं, ये विलयन होता है ना। इसको अपन लोग यहाँ पे आई थिंक विद्युत माप या वोल्ट मीटर से, मतलब जहाँ से करंट मिल सके उससे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ा होगा यार आपने, या इसको कैथोड बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं। एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह इधर जाते हैं। जब अपन इलेक्ट्रो का टॉपिक अगर लेवल 16 में होगा, मैं पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी पढ़ाने बैठी ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपना आगे बहुत कुछ बचा हुआ है वैसे भी सिलेबस में, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर लेते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर विद्युत अपघटन होता है और कॉल्बे अभिक्रिया में क्या होता है कि एनोड पर एल्केन बनती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनोड पर एल्केन बनती है। ए से ए याद रख लो ना, एल्केन में ए आता है, एनोड पे भी ए आता है, ठीक है। उसके बाद में देखो जैसे कि 2C2H5CONA है ना, इसका अपन ने विद्युत अपघटन किया तो अपन को ये एल्केन मिल गई, ठीक है। और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, NaOH मिल गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज किस पे होती है, ये सब कैथोड का सामान है और ये सब एनोड का सामान है, ठीक है। समझ तो गए ना आप, बस वही चाहिए और क्या चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये अब जैसे अपन ने वहाँ पे सोडियम का लवण लिया था, वैसे यहाँ पे अपन ने पोटेशियम का लवण लिया है ना, और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर हमें एल्केन मिलती है। अब देखो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे तो हमने दोनों को सेम लिया, मतलब R जैसा ले लिया कि C2H5 है, C2H5 है। अब यहाँ पे हमने R डेस ले लिया, यहाँ पे R डबल डेस ले लिया, कर दिया ना इनको अलग अलग। तो एक बार R डेस के साथ में बन जाएगा ये वाला, एक बार R डबल डेस के साथ में, और एक R डबल डेस के साथ में। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि अलग अलग क्यों बनते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि सब कुछ एक जगह ही होता है, एक जगह एक बीकर या किसी भी जगह, मतलब बीकर में ले लो या फिर आप जहाँ पे भी रिएक्शन करवा रहे हो तो वहाँ पे सारे कंपाउंड्स ना एक साथ होते हैं। उनको पता नहीं होता कि मेरे को किसके साथ में जाकर एड होना है, किसके साथ में कंपाउंड बनाना है, किसके साथ में रिएक्शन करनी है। उनको तो सिर्फ इतना मतलब है कि ये भाई पोटेशियम लवण है, ठीक है। तो बस जाके रिएक्शन कर ली तो ये R डेस वाला R डेस के साथ में कर सकता है, हो सकता है R डेस वाला R डबल डेस वाले के साथ में कर ले। तो तीनों तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, मेन बात ये है। तो आपको ऐसी कोई रिएक्शन देके पूछ सकते हैं, मतलब R डेस की जगह ऑब्वियस है CH3 दे सकता है, R डबल डेस की जगह C2H5 दे सकता है। तो मतलब ऐसी कोई रिएक्शन देके पूछ सकता है कि इसमें संभावित प्रोडक्ट कितने होंगे, है ना। तो अगर आपको पता होगा तो ही बता पाओगे, 3 होंगे, अदरवाइज तो एक बना कर आ जाओगे, है ना। तो जो चीज़ें याद करने, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, अगर ध्यान रखने के लिए बोला है तो आप प्लीज़ ध्यान रखना। अब देखो एनोड पर एल्केन व CO2 गैस बनती है ना, जबकि कैथोड पर NaOH और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस अभिक्रिया में NaOH की सांद्रता समय के साथ लगातार विलयन में इंक्रीज होती है। अब आपको बताया है कि NaOH बनता है कैथोड की साइड में, है ना। तो NaOH बन तो रहा है ना, तो NaOH क्या करता है, NaOH आपको पता है बेस की तरह बेस है, क्योंकि इसके पास में OH ग्रुप है ना। ये बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर में क्या होता है, pH अगर 7 से ज़्यादा होती है और 14 के बीच में होती है, 7 से 14, तो ये बेसिक pH होती है ना। और अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक pH होती है, और अगर 7 होती है तो वो न्यूट्रल होती है। तो NaOH बेस है, तो ये क्या करेगा, उस विलयन की pH को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी थोड़ा माइंड में रखना चाहिए। अब देखो एल्केनॉल, एल्केनेल तथा एल्केनॉन व एल्केनोइक अम्ल द्वारा, ठीक है। आपको मतलब अभी जैसे हमने बहुत सारी देख ली, तो ये भी एक प्रिपरेशन ऑफ मेथड ही है। इससे भी अपन लोग एल्केन बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो एल्केनॉल का या एल्केनेल का, एल्केनॉन का या एल्केनोइक अम्ल का अपन लोग जब रिडक्शन करते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, तो हम लोग देखते हैं कि हमें एल्केन मिलता है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन क्या यूज़ में लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है। अब देखो ये भी बताऊंगी कि HI क्यों लेते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो देखो ROH है। अब देखो यहाँ पे एल्केनॉल का मतलब हो गया जैसे मैथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, मतलब
एल्कोहल की बात हो रही है। तो ROH प्लस 2HI रेड फॉस्फोरस और थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे हमें एल्कीन मिल जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। अब जैसे एल्केनेल की बात हुई तो ये भी हमें नोमेनक्लेचर आपने देखा होगा, नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब ओल लगा होता है तो एल्कोहल होता है, एल लगा होता है जैसे एल्केनेल में है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, एल्केनोन हो गया तो वो कीटोनिक ग्रुप को बताता है, ऐसे एल्केनोइक नोइक हो गया वो कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप को बताता है ना। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना थोड़ा पेशेंस के साथ में, बीच में वीडियोस मत छोड़ा करिए। अब देखो ये ROH प्लस 2HI हो गया है ना, रेड फॉस्फोरस के साथ में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर इनकी ने रिएक्शन करी और अपन को एल्केन मिल गया। वैसे ही RCHO ले लिया, एल्केनेल का एग्जांपल है, जैसे मैथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, है ना। तो इससे भी RCH3 मिल गया। अगर मान लो एल्केनोन हो गया, जैसे मैथेनोन हो गया, है ना, कितना फर्क पड़ रहा है इनके अनुलग्न से, इनको अनुलग्न ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो बाकी तो नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो देख ही लेना। अब आप बोलोगे मैम बार बार बोल रहे हो आप तो नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो, तो कोई ना पहले वही देख के आ जाता हूँ। नहीं नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट करके जाना, उसके बाद वो देखना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आई थिंक 2 या 3 लेक्चर अपलोड है, तो फिर देखोगे तो फिर पूरा ही टॉपिक देखोगे ना, इसी वजह से। तो देखो RCO आर है ना, इसको 4HI से रिएक्शन करी इसने तो RCH2R बन गया, है ना। बाकी ये RCOOH है तो 6HI से आप ये देख लेना कि आपको यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है। जैसे RCOR है ना, तो आपको 2 हाइड्रोजन तो चाहिए वाटर के साथ निकालने के लिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए इस कार्बन के साथ जोड़ने के लिए, तो आप कितने लोगे, 4HI लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए थे CH के साथ जोड़ने के लिए और 1 हाइड्रोजन चाहिए था वाटर को निकालने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो है, इसको भी तो कहीं सल्टाना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जैसे भी, या तो आप पहले से जैसे याद रखते आए वैसे ही याद रख लो, बाकी अगर नहीं रहे तो जैसे मैं समझा रही हूँ थोड़ा बहुत वैसे याद रख लो, ठीक है, बस याद रहना चाहिए। और आपको समझ में ना आए तो कोई ना वीडियो को थोड़ी देर बाद में दोबारा देख लेना रिवीजन पर्पज के हिसाब से, वीडियोस तो यहीं रहने वाली है ना इसी चैनल पे। देखो रेड फॉस्फोरस का यूज़ होता है ना, क्यों हो, अब देखो मैंने आपको बताया था आयोडीन का क्या महत्व है, तो आयोडीन यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेड फॉस्फोरस का यूज़ होता है आयोडीन को हटाने के लिए। मतलब रेड फॉस्फोरस और आयोडीन दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयोडीन को नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इतना बड़ा कौन सा बवाल आ जाएगा, जो रेड फॉस्फोरस चाहिए ही चाहिए। तो वो भी समझा देती हूँ। देखो रेड फॉस्फोरस का उपयोग ना करें तो I2 जो है वो अपचायक की तरह कार्य करती है, मतलब अपचायक की तरह बिहेव करती है तथा एल्केन से क्रिया करके हैलाइड बना देती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एल्केन के रिडक्शन पे आपको क्या मिलता है, तो एल्केन का अगर मतलब एल्केन को अगर रिड्यूस करा तो हैलाइड बनता है। तो देखो जैसे RCH2 है ना, I2 को रिमूव करानी तो RCH2 में ऐसे I लिख लो, तो R इसने HI बाहर निकल गया, मतलब कैसे समझाऊँ अब, एक तो ये मिटाने का ही लफड़ा है, बट इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। देखो RCH, यहाँ पे RCH3 है ना, तो CH2 को ऐसे रखती हूँ, H को इधर लटका देती हूँ, ठीक है। अब इस I2 को मैंने ऐसे खोल के I लिख दिया, तो ये ध्यान रखना यहाँ से HI रिमूव हो गया और RCH2 I बन गया। आगे समझ में। तो RCH3 प्लस I2 है ना, तो RCH2I, क्योंकि एल्केन जो होता है वो रिड्यूस होने के बाद में आपको एल्किल हैलाइड देता है, प्लस HI। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि आपको तो एल्केन चाहिए, है ना। तो इसी वजह से इसको आयोडीन को हटवा देते हैं, भाई तू हट जा। और हटता कैसे है, जब अपन रेड फॉस्फोरस देते हैं इसको, तो 2p प्लस 3I2, तो 2pI3 बनता है और रेड फॉस्फोरस ये अच्छे से काम कर देता है और I2 को अपने साथ बाहर ले जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, आयोडीन को बेला पुचलाया गया है, जैसे छोटा बच्चा रोता रहता है तो उसको कहते हैं ना, अरे आजा आजा तेरे को चॉकलेट दिलवाऊंगी, और बाद में क्या होता है, वो जैसे ही चुप होता है, चॉकलेट तो गई भाड़ में, है ना। तो वही ये हुआ है कि फॉस्फोरस आया, उसने आयोडीन को बोला आजा आजा तेरे को घुमा लाता हूँ, और फिर बाद में आयोडीन आई तो फॉस्फोरस ने बोला चल ठीक है घुमाए लाता हूँ, है ना, ये थोड़ा सुधर गया, ठीक है। तो ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए था, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है, पढ़ते पढ़ते आप भी बोर हो जाते हो, तो सोचा थोड़ा बहुत आपका भी आप भी हंसते हंसते पढ़ो तो जल्दी याद होगा, है ना। वैसे भी ऐसा थोड़ा बहुत बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि दिमाग पे लोड नहीं पड़ता। अब देखो, और बाई चांस आपको वीडियोस काफ़ी लंबी लगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है एक साथ देखो, टुकड़ों में देख लिया करो।
अब देखो एल्केनॉन से भी अपन ने पढ़ा था कि रिडक्शन के द्वारा बन सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लीमेंशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंशन रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान रखना एल्केनॉन के रिडक्शन करते हैं तो अपन को एल्केन मिलती है और उसको क्लीमेंशन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिक मुख्यतः कीटोन, इसमें आपको नॉन से ही पता चल रहा होगा कि ऑन जो है वो तो अपन लोग कीटोन के लिए यूज में लेते हैं। तो इसमें कार्बोनिल यौगिक में सब मतलब कार्बोनिल यौगिक में क्या है ना, दो आते हैं, एल्डिहाइड आता है और कीटोन आते हैं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है ना उनमें दोनों में, इसी वजह से तो कीटोन अपन लेते हैं यूज इसमें। और जिंक अमलगम व सांद्र NaCl से रिड्यूस्ड होकर एल्कीन देता है, मतलब एल्केन देता है, इसे क्लीमेंशन रिएक्शन करते हैं। ये तो भाई बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, कैसे भी करके याद रख लो, आपको याद रहनी चाहिए। तो अब आप बोलोगे मैम आपने तो पूरा ही बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, है ना। तो बात ऐसी है, इस नोट्स में कुछ भी बकवास नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है, तभी तो आपको इतनी मेहनत करके सारा समझा रही हूँ ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। अदरवाइज मैं तो घास भी काट सकती थी कि ये एल्केन होता है, ये एल्किन होता है, ये एरोमेटिक होता है, लोग खत्म, वीडियो हो गया तुम्हारा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। मुझे आप लोग ये थोड़ी बोलते कि मैम आपने तो समझाया नहीं, हमें समझ में ही नहीं आया, नहीं बोल पाते ना, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मतलब मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक कमेंट करते कि मैम वीडियो बहुत घटिया है, आप बिल्कुल समझ में नहीं आया, है ना। पर मैं नहीं चाहती ना ऐसा काम करना, क्योंकि फिर क्या होगा, इसमें आप लोग भी दुखी होकर चले जाओगे, यार मैम तो कुछ नहीं ढंग का पढ़ाती, निकल ही लेता हूँ, है ना, कहीं और से पढ़ लूँगा। तो अगर आप लोग जुड़े हो तो आपके लिए जितना होगा उतना ट्राई कर ही रही हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए। और आप लोग क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने घर वालों से करवा दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, एक सब्सक्राइब वो भी कर देंगे। ये थोड़ी का है कि उनको क्लासेस भी दिखाओ, क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर रहे हो, पर करवा तो सकते ही हो। चलो आगे देखते हैं, वो तो अपनी घर की सी बात है। तो कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, इसके अंदर अपन ने कीटोन लिया, उसका अपन ने रिडक्शन करवाया जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ में, तो क्या मिला अपन को, एल्केन मिल गया, ठीक है। ये कीटोन है, इसका रिडक्शन करवा दिया, एल्केन मिल गया। और क्या लिया यहाँ पे, जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक और मरकरी का जो ये मिक्सचर होता है ना, इसी को जिंक अमलगम बोला जाता है। अब देखो, एल्केनल व एल्केनॉन से भी अपन लोग ये बना सकते हैं, मतलब एल्केन बना सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन बोलेंगे। एक बात मानना मेरी, एक पेपर लेना, उस पर इधर और इधर बस एक टेबल बना लेना, जैसे मैंने बताया ना आपको कि क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे क्लीमेंशन रिडक्शन लिखना है ना, और उसके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देना। ऐसे यहाँ पे वुल्फ किश्नर लिखना और उसके सामने एक रिएक्शन लिख देना। ऐसे ही आपको मैंने शायद वुड्स रिएक्शन भी बताई थी, तो वुड्स लिखना, यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देना। तो क्या होगा ना, आप एक पेपर पे सारा टॉपिक बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके खुद के, और आप कहीं से भी कितने भी नोट्स मांग लो, कितने भी PDF मांग लो, पढ़ाई तो खुद की नोट्स से ही होती है भाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप कर सकते हो ये मेहनत। अभी दूर है ना जून, तो चलो अभी ये देख लेते हैं। अब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाई हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन होता है NH2 और सेकंड इसमें कोई एसिड लिया, मतलब बेस लिया और गर्म करा, तो अपन को एल्केन मिल गया। अब तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये C डबल बॉन्ड O है ना, इसको हटा दिया है ना, मतलब डबल बॉन्ड O इसको पूरे को हटा दिया, और ये जो C है ना, इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिए। जितने भी हाइड्रोजन की आपको जरूरत हो ना, उतने जोड़ देना, पर मन मर्जी मत करना, यहाँ पे कार्बन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 2 ही जोड़ने हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अदरवाइज कि यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, ये दोनों जाएंगे तो किसी ना किसी के साथ तो बॉन्ड बनाएंगे ही, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। अब देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, आपने RMGX के बारे में तो सुना ही होगा, है कितना इंपॉर्टेंट सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है भाई। तो देखो उससे रिएक्शन, अब आप बोलोगे इसे भी इंपॉर्टेंट बता दिया, कोई ना, तो ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत सिलेक्शन चाहिए तो फिर याद तो रखनी पड़ेगी ना चीज़ों को। अदरवाइज ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई है। अगर आपको ऐसे ही कि चलो देख लेते हैं तो नहीं, अगर आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, तो पूरी वीडियो देखनी है। चाहिए आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि नॉर्मल में ही देखा करो, क्योंकि क्या है ना कि
अपने माइंड को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है चीज़ों को रिटेन करने के लिए। आप सोचते हो कि 2x की स्पीड पे या स्पीड बढ़ा के फटाफट फटाफट देख लेता हूँ मैम की वीडियो, 1.5 घंटे की आधे घंटे में 35 मिनट में ख़त्म। बट पता है इससे क्या होता है ना कि वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना वो ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रह पाती, फिर आप दोबारा आपको वीडियो देखने की नीड पड़ेगी। इससे अच्छा है आराम आराम से देखो, और आप एक पेपर लेके बैठा करो या पतले से नोटबुक डाल लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ या जो भी आपको लगे आप उसको नोट करते जाओ। ऐसे क्या होगा, एंड में जब अपना कोर्स कंप्लीट होगा तब तक तो आपके पास बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। तो इसमें आप ही के लिए अच्छा है ना। तो ये कुछ कुछ एडवाइस काम की होती है, आप इनको माना करो, अमल किया करो इन पर, ठीक है। तो देखो, समान कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों का निर्माण। अब समान कार्बन परमाणु युक्त वाले की बात हो रही है, तो जैसे कि एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब पहले तो ये सुना एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं ना उनको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से क्या होता है, इन पे माइनस चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाता है, तो वो इजीली बाहर निकल जाता है। ये सब भी आपको जो लास्ट जो लेक्चर हुआ है ना जीओसी का, उसमें देख लेना, सब समझ में आने लग जाएगा। और हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको पहले वही टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। बट कोई इतना पढ़ने के बाद अब सोचे कि यार मैम ने तो बोला था पहले वो पढ़ना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी तो अब जाके देख लेना, कहीं नहीं गई है वो। तो देखो इसके अंदर आप लोग ये ध्यान रखना, जैसे कॉलम बना रखा है ये वाला, ऐसे इससे ध्यान रख लेना कि MgX OH बाहर निकल जाता है और RH बन जाता है, क्योंकि हमें एल्केन ही बनाना था। इस अभिक्रिया का यूज यौगिक में एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने में करते हैं। अब देखो एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि जितने एल्केन बन सकते हैं, है ना। मतलब इसके अंदर अपन लोग को इतना तो पता चल जाएगा ना भाई, एक्टिव हाइड्रोजन था तभी तो रिएक्शन हुई है। अगर इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता ही नहीं तो कहाँ से रिएक्शन होती है ना। तो बस वही बोला है, इस रिएक्शन का यूज मतलब ग्रिग्नार्ड आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन पता करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आई थिंक। देखो केमिस्ट्री में ना कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा ये ग्रिग्नार्ड है ना, और हिंदी में ग्रिग्नार्ड लिखा होता है, तो आपको समझ में आनी चाहिए बात। आप कोई कुछ जैसे अभी कायरल होता है ना, कोई उसे चिरेल कार्बन भी बोलते हैं, कोई उसे कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कोई उसे किरेल कार्बन भी बोलते हैं, कोई बुक में किरेल भी लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली कायरल कार्बन होता क्या है ना, किरेल होता क्या है। चाहे आप चिरेल बोलो चाहे किरेल बोलो, कुछ भी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको एग्जाम में कोई पूछने नहीं आ रहा कि आपने क्या सोच के याद कर रखा है या किस नाम से याद रख रखा है, ठीक है। और ये विधि जेरेविटिनॉफ मतलब जेरेविटिनॉफ अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी विधि, ये वाली विधि, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यूज करके जब अपन लोग एक्टिव हाइड्रोजन की पता लगाते हैं ना, तब इस वाली विधि को जेरेविटिनॉफ विधि कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो RMgX है ना, और RDX एल्केल हैलाइड है। तो क्या होता है ना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करने के बाद में आपको उच्च एल्केन मिलता है। उच्च एल्केन कैसे मिला, देखो अब तक क्या होता है कि एक इधर आ था एक इधर आ था, दोनों मिक्स होकर आर बन गया। यहाँ पे देखो एक ये आर है और एक ये आर है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी वाली एल्किन बना रहे हैं। मतलब इधर एल्किल हैलाइड में एक कार्बन है ना, और इधर एल्केन में 2 कार्बन है। तो इस वजह से बोल दिया है कि इसको उच्च एल्केन बनाते हैं। क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम एक में तो अपन ने ये पढ़ा था कि जहाँ डीकार्बोक्सिलेशन में जैसे पढ़ा था कि मान लो 4 कार्बन वाला होगा तो उससे तो 3 कार्बन वाली ही एल्किन बनती है, तो वो निम्नतर एल्किन हो गई। समझ गए कि कार्बन संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आप उसको उच्च एल्केन बोल सकते हो। बट अगर कार्बन में बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है तो फिर कैसे बोलोगे। अब ये मत बोल देना मैम यहाँ पे भी है एक आर, नहीं, मेन प्रोडक्ट को देखा जाता है, ठीक है। अब देखो कोरेहाउस सिंथेसिस। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, टेबल करके इधर रिएक्शन का नाम लिखना, इधर एक रिएक्शन लिख लेना, तो वहाँ पे आप ये भी लिखना पक्का कोरेहाउस इन सिंथेसिस क्या होता है। तो इस विधि का यूज असमित एल्केन बनाने के लिए होता है। अब असमित से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अभी अपन लोग देख रहे थे कि सम एल्केन क्या होता है, तो अगर सम नहीं होगी तो असमित हो जाएगी। जैसे 3 का जो 3 हो गए कार्बन, 5 हो गए, है ना, ऐसे करके। धातु कार्बाइड का अगर हम जल अपघटन कर दें तो भी हमें मतलब मिल सकता है एल्केन। तो धातु कार्बाइड जैसे हो गया ये एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, ये बेरियम कार्बाइड हो गया। तो इनका जब जल अपघटन करते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन पर सिर्फ मैथेन प्राप्त होता है, ठीक है, ये वाली मैथेन प्राप्त होती है।
बाकी एल्केन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हाँ, आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे अगर बाई चांस पूछ ले कोई धातु कार्बाइड के जल अपघटन पे क्या बनता है, तो वो मेथेन बनता है ना। एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो जो एल्केन होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। अब आपको एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है ना, तो ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल में कहलाता है, मतलब ध्रुवीय के अंदर आती है ये कैटेगरी। बट ध्रुवीय है ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भी इसमें एल्केन में कार्बन ही है और इस तरफ भी एल्केन में कार्बन ही है, तो कहाँ चार्ज आएंगे, किधर से भी नहीं आने वाले, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम सी है ना। तो जब ये अध्रुवीय है तो आपने वो तो सुना ही होगा कि समान समान को घोलता है, मतलब अध्रुवीय को अध्रुवीय विलायक में घोला जाता है और ध्रुवीय को ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है। तो जब आपको पता है कि ये एल्केन जो है वो अध्रुवीय होते हैं, अतः ये जल में अघुलनशील है, ठीक है, जल में अघुलनशील है, बट अध्रुवीय विलयन में घुलनशील है। तो जब ये अध्रुवीय है तो ये अध्रुवीय विलायक में ही घुल सकते हैं, और क्योंकि जल जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, मतलब वो ध्रुवीय विलायक होता है, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी देखने को मिलता है, इसी वजह से वो अघुलनशील होता है, ठीक है। क्योंकि ये पोलर हो गया और ये एपोलर ही, मतलब नॉन पोलर ही रह गया, तो नॉन पोलर पोलर में कैसे घुल सकता है, ठीक है, इस वजह से आप तो ये ध्यान रखना समान समान को घुलता है। एग्जाम्पल, अब देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, ईथर हो गया, ये सब नॉन पोलर के हैं, मतलब इनके अंदर एल्केन को आप घोल सकते हो। अब देखो कवथनांक पे क्या फर्क पड़ता है, तो एल्केन की कवथनांक की बात करते हैं। तो जो कवथनांक होता है ना वो उसके अणुभार, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना उसके समानुपाती होता है। अगर मतलब ये सिर्फ एन एल्कीन के लिए, आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था एन कब आएगा, आइसो कब आएगा, जब सीधी रेखा के अंदर एल्कीन लिखी हो ना ऐसे, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो, वो एन एल्केन होती है, ठीक है। तो अणुभार का बता ही दिया था मैंने। तो ये ओनली ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कवथनांक समानुपाती अणुभार एन एल्केन के लिए होगा। अगर ब्रांचिंग वाली एल्केन आ गई ना तो फिर बहुत सारे फैक्टर काम करने लग जाते हैं, पृष्ठ तनाव वगैरह भी देखना पड़ता है, तो वो अभी हम आगे समझा दूंगे मैं आपको। तो देखो बाकी जो वांडर वाला आकर्षण बल है वो समानुपाती होते हैं अणुभार के, अणुभार समानुपाती होता है अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के, अर्थात कवथनांक जो है वो हेप्टेन का ज़्यादा होगा, क्योंकि हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन होते हैं, है ना। हेप्टेन के बाद में हेक्सेन का होगा, हेक्सेन के में 6 कार्बन होते हैं, उसके बाद में पेंटेन का होगा, क्योंकि पेंटेन के 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कवथनांक जो होता है वो समानुपाती होता है 1/, पार्श्व श्रृंखला। मैंने बता दिया जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है ना वैसे ही कवथनांक कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर क्या होता है, संरचना गोल होने लग जाती है, और जब संरचना गोल हो जाती है ना तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है वैसे ही वांडरवाल बल भी घटने लग जाते हैं, और जब उनके अणुओं के बीच में जब अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो भाई जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से उड़ जाएगा, तो इस चक्कर में कवथनांक भी कम हो जाता है। क्योंकि कवथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वह वाला टेम्परेचर जिसपे वो उबलना शुरू कर दे, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर आपसे जैसे ये वाला ऑर्डर तो था, एन है, एन अगर एल्कीन दे रखी हो कि भाई 7 कार्बन वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 6 वाला, उसके बाद में 5 वाला, बट मान लो आपको ऐसे मिक्स बना के सवाल पूछ ले तो देखो एन पेंटेन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में आइसो पेंटेन आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको अभी बताया था कि जो नॉर्मल वाले पेंटेन होते हैं, मतलब सीधी रेखा वाले, उनका ज़्यादा होता है ब्रांचिंग वाले से। तो आइसो में तो एक ब्रांच ऐसे हो जाती है ना, मैंने अभी समझाया था पहले थोड़ी देर पहले, ये CH3 यहाँ पे और ये इधर ऐसे वो लटका हुआ रहे CH3 ऐसे वाला, तो इसको आइसो कहते हैं। आई थिंक आई नो इधर आपको कुछ भी नहीं दिखा होगा, ये देखो आपको समझाई थी ना इस वाली यूनिट को क्या बोलते हैं, तो इसको आइसो यूनिट बोलते हैं। तो इसमें ब्रांचिंग है ना, आपको दिखी ना अभी इसमें ब्रांचिंग है, तो बस जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका कवथनांक कम हो जाएगा। तो एन पेप्टेन का आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है यहाँ पे, सीरियसली जो पढ़ाया जा रहा है ना वो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आइसो पेंटेन, उसके बाद में नियो पेंटेन, ठीक है। अब देखो गलनांक की बात कर लेते हैं। तो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो सम संख्या वाले एल्केन मतलब सम संख्या हो अगर कार्बन में, मतलब सम संख्या वाले एल्केन, जैसे एल्केन दे रखा है जिसमें दो कार्बन है या 4 कार्बन है या 6 कार्बन है या 8 कार्बन है या 10 कार्बन है, मतलब सम संख्या में अगर कार्बन है तो उसका गलनांक ज़्यादा होगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर विषम संख्या में कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। क्यों होता है वो भी इन्होंने बता रखा है कि जो क्योंकि क्या होता है ना, विषम संख्या में होता है तो कार्बन एक और होता है,
जैसे कि ये देख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे कार्बन था वो रेड रेड हो गया। देखो यहाँ पे कार्बन एक तरफ है, एक तरफ का मतलब है देखो ये वाला कार्बन भी इसी तरफ है और ये वाला कार्बन भी इसी तरफ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रस्थ तनाव कम हो गया। बट इधर क्या है ना, इधर कार्बन दोनों तरफ होते हैं। देखो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, गिन के देख लो, इधर चार, दो दो चार छह कार्बन है और इधर दो दो चार सात कार्बन है, ठीक है। अब देखो जब सम होते हैं तो क्या मतलब बेनिफिट क्या है इस चीज़ का। देखो कार्बन दोनों ओर होते हैं, अणु जालक में काफ़ी पास पास होते हैं, अतः अणु बल बढ़ता है। तो इसमें ये जब ये दोनों तरफ होंगे ना, तो इससे क्या होगा, मान लो ये जैसे एक है वैसे ही बहुत सारे होंगे ना जालक के अंदर, तो इनके बीच में क्या है ना, अणु, अब जो अट्रैक्शन बल है वो बढ़ता है, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो जब उनमें अट्रैक्शन है तो वो दूर दूर होना ही नहीं चाहेंगे। जब दूर दूर नहीं होना चाहेंगे तो उनको भाई बहुत सारा टेम्परेचर देंगे, तब जाके वो गलेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट उसे ही बोलते हैं, जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने भौतिक गुण देख लिए हैं, वैसे ही हम लोग अब रासायनिक गुण देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर मैं चाहती थी कि एल्केन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक वीडियो एल्कीन की आएगी और एक वीडियो एल्काइन की आएगी। ऐसे करके अपन 3 लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम बाद में देख लेना, बट मुझे ये कंप्लीट करवाने दो, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा कि नेक्स्ट में तो फिर पता नहीं कोर्स आपका कब कंप्लीट होगा। तो रासायनिक गुण है ना, रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन अगर पूर्ण दहन होता है ना, अब दहन भी कई तरह का है। अगर पूर्ण दहन होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता है। वो भी एल्केन जो है वो बिना चमक वाली ज्वाला के साथ में जल जाती है, तेजी से जलकर ऊष्मा उत्पादन के साथ में CO2 वह जल देते हैं, इसलिए एल्केन का यूज ईंधन के रूप में करते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि ईंधन के रूप में एल्केन का यूज क्यों होता है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एल्केन है ना, वो एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब बिना चमक वाली ज्वाला के साथ में जलकर क्या देते हैं, ऊष्मा उत्पादन करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा देंगे तो ऑब्वियस है हमें ईंधन से क्या मिलता है, हीट ही तो मिलती है। अभी घर पे खाना बनता है तो गैस से क्या निकलती है, आगे, तो गैस से गैस निकलेगी, आप लाइटर से जलाते हो, उसके बाद में क्या होता है, आग निकलती है, उससे आप अपनी सब्जी पकाते हो, खाना बनाते हो, है ना। तो बेसिकली ऊर्जा मिलती है ईंधन से। तो जब ऊर्जा मिल रही है ईंधन से, तो आपको यहाँ पे एल्केन से भी तो ऊर्जा मिल रही है ना, तो इसी वजह से एल्केन को एज ए ईंधन यूज में लिया जा सकता है। ये इसके अंदर जो अब आपको पता है हीट में निकल रही है, तो हीट निकल रही है मतलब ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट निकल रही है। अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और इसको हीट देनी पड़ती, बट यहाँ पे हीट निकल रही है। अगर आपको हल्की फुल्की केमिस्ट्री भी आती है ना, तो भी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो मैं अपनी तरफ से तो 100% ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने का, पर इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो देखो इसके अंदर डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, ना कि हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन करवाने के लिए। ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है, खुशी खुशी हो रही है कि चलो रिएक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस वाली वीडियो में नहीं बताया, पिछली वाली में बताया था कि है ना, कोई भी सिस्टम जो होता है ना, वो ये चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए। अगर ऊर्जा कम होती है ना, ऊर्जा स्तर कम होता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हर सिस्टम यही चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए। अब देखो पूर्ण दहन पे क्या हुआ था, आपको बता ही दिया मैंने, है ना। अब आंशिक दहन का पढ़ते हैं। तो आंशिक दहन पे क्या होता है, आंशिक दहन मतलब लिमिटेड एयर में, मतलब एयर तो मिलेगी पर लिमिटेड क्वांटिटी में, है ना। मतलब अपन डिसाइड करेंगे इसको इतनी सी मिलनी चाहिए, तो भाई इतनी सी ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई बहुत सारा, जैसे कि खाना खाने जाते हो कहीं पे, है ना, तो एक तो बफर सिस्टम लगा होता है, तो आप कुछ भी खा लोगे, आपको जो पसंद में आएगा, गुलाब जामुन उठा लिया, रसगुल्ले उठा लिया, है ना। अब ये मत बोला मैं मुंह में पानी आ रहा है, मतलब आपने बहुत सारा अपनी प्लेट को भर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो वहां से, कितनी भी। ऐसे ही जो पूर्ण दहन होता है ना, वो कितनी भी ऑक्सीजन को यूज में ले सकता है, वहां पे भंडारा लगा हुआ है। बट आपको बोल दे कि भाई 2 ही गुलाब जामुन मिलेंगे, खाना है तो खाओ वरना घर ले जाओ, ऐसा खैर कोई नहीं बोलता, बट एक बात बता रही हूँ, तो वो लिमिट हो गई। मतलब आपको 2 से ज्यादा आपको अगर चाहिए भी होंगे तो भी आपको कोई नहीं देने वाला, तीसरा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वही चीज़ ये है कि इस पे ध्यान रखना पड़ता है, लिमिट में ही ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब लिमिट में ऑक्सीजन देते हैं ना, उसको आंशिक दहन बोलते हैं। आंशिक दहन बोलते हैं इस रिएक्शन, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में एयर से रिएक्शन करके एल्केन बनता है ना, एल्केन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तथा कार्बन ब्लैक भी बनता है, ठीक है, कार्बन ब्लैक। अब आपसे कोई पूछ रहे कार्बन ब्लैक कब बनता है, तो ऑप्शन में अगर दे रखा हो एल्केन के पूर्ण दहन से, एल्केन के आंशिक दहन से, तो याद रखना एल्केन के आंशिक दहन से कार्बन ब्लैक बनता है ना। अब देखो
2CH4+3O2 है, तो इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई और वाटर निकल गया है ना। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा तो कार्बन ब्लैक मिल गया और 2H2O। अभी देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ये जो कार्बन ब्लैक होता है ना, उसको प्रिंटिंग इंक के रूप में यूज में लिया जा सकता है। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय दहन। एल्केन कंट्रोल्ड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से अल्कोहल व एल्डिहाइड देते हैं। अब देख लो, अपन ने 3 तरह का ऑक्सीकरण देख लिया। पूर्ण वाला देख लिया जिससे CO2 मिलती थी, अपूर्ण देख लिया जिससे कार्बन ब्लैक मिल रहा है, और अब अपन देख रहे हैं उत्प्रेरकीय दहन। मतलब इस ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए उत्प्रेरक की भी जरूरत पड़ रही है। आपको ये तो पता है ना उत्प्रेरक क्या करता है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए सपोर्ट करता है, यही समझ लो आप। तो एल्केन कंट्रोल्ड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से अल्कोहल व एल्डिहाइड देता है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों दहन में कैसे कैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट हो गए ना इसी वजह से। तो देखो 2CH4+O2, तो रेड हॉट कॉपर और आयरन लेते हैं ट्यूब में, है ना। रेड हॉट कॉपर व आयरन वाली ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर रखा जाता है, तो इससे आपको मेथेनॉल मिलता है ना, और मेथेनॉल मिल गया। अब ऐसे ही CH4+O2, इन्होंने ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है ना, ये तो एज ए कैटलिस्ट यूज में आ रहा है। इससे अपन को SCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2O मिल गया। यही लिखा हुआ है कि जो उत्प्रेरकीय दहन होता है ना, उससे आपको अल्कोहल तथा एल्डिहाइड मिलते हैं, ठीक है। अब देखो एल्केन जो है वो मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन पे वसीय अम्ल देता है। जैसे CH3 CH2 का हॉलन CH3, ये एक एल्केन है, ये इससे जब रिएक्शन करती है तो ये अम्ल मिला है, ठीक है, अम्ल मिला है, क्योंकि COH ग्रुप है तो ऑब्वियस ये अम्ल है। अब देखो तृतीयक एल्केन के ऑक्सीडेशन पर KMnO4 से, मतलब KMnO4 ये भी एक मतलब यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में, रिएजेंट के रूप में वर्क कर रहा है। कैटालाइटिक रिएजेंट मान सकते हैं अपन इनको। तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो आपको ये मिलता है। तो मतलब तृतीयक एल्केन ऑक्सीडेशन मतलब टर्सरी एल्केन के ऑक्सीडेशन से आपको टर्सरी अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो ध्यान रख लेना, थर्ड वाला, कि टर्सरी एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, तो ध्यान रखना टर्सरी अल्कोहल मिलता है। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अभी अपन ने दहन के बारे में पढ़ लिया, पूर्ण दहन देख लिया, उत्प्रेरकीय दहन देख लिया, है ना, और वो भी देख लिया आंशिक वाला। तो अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। मैंने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले पढ़ा रखा है, अगर आपने लेक्चर 1 से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, कि जैसे एक जना आता है दूसरे वाले को धक्का देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देता है। अब बाकी अपन समझ लेते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किस प्रकार की क्रियाविधि देखने को मिलती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखो समावयवीकरण क्या होता है। तो समावयवीकरण में क्या होता है, असाकित एल्केन होते हैं, उनकी रिएक्शन होती है LCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में, और आपको साकित एल्केन मिल जाते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको समावयव क्या होता है। अगर आपने अब वापस से बोलोगे मैम आपने तो पिछले लेक्चर का फिर नाम ले लिया, तो क्या करूँ, मैंने सच में पढ़ाया था, और वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 टॉपिक दे रखे हैं, 9वां टॉपिक और 10वां टॉपिक था। तो मैंने 9वां टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, कार्बन यौगिकों का नामकरण वगैरह, और ये वाला हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री में और जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़ा टॉपिक होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी होते हैं ना। अगर BSc कर रहे हो तो अच्छे से पता होगा, 12th कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉलेज में तो अलग अलग पढ़ना होता है। तो देखो ये समावयव, पहले ये बता देती हूँ समावयव क्या होता है। समावयव होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, ठीक है। और आपको समावयवता के बारे में बता रखा है मैंने, आइसोमेरिज्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता हो गई है ना। ऐसे बहुत सारा पढ़ाया था मैंने, टॉटोमेरिज्म भी आपको पढ़ाया था, प्रकाशिक समावयवता भी पढ़ाई थी। और उसमें वो भी थी कि मतलब अगर पोजिशन चेंज हो जाते हैं तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाती है। तो आप वो वाली वीडियो देखना, पूरा तो वापस से नहीं समझाया जा सकता ना। तब देखो इसके अंदर एन ब्यूटेन लिया, उसकी LCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई तो आइसोब्यूटेन बन गया। देखो ना तो हाइड्रोजन कम हुए ना ही कार्बन कम हुए, इसका मतलब इसका जो अणुभार था ना वही अणुभार इसका रहेगा सेम। इसी वजह से समावयवी कहलाए कि इनका सिर्फ स्ट्रक्चर बदला है, पहले एन ब्यूटेन था अब आइसोब्यूटेन हो चुका है, बाकी सब सेम है, आप काउंट करके देख लेना। अब देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, इसकी भी अपन ने अब AlCl3 प्लस HCl से रिएक्शन करवाई। अब मान लो मैंने बोल दिया कि है ना यहाँ पे N ब्यूटेन लिया, मतलब साखित ब्यूटेन ले लिया, तो नहीं साखित तो नहीं बोलेंगे, असाकित हो गया क्योंकि साखित में तो शाखा हो जाएंगे ना। तो असाकित अपने एल्केन ले लिया, तो उससे उसकी रिएक्शन करवाने पे क्या मिला, तो उसकी रिएक्शन करवाने पे मैंने आपको बता दिया था कि साखित एल्केन मिला है। बट अगर
आप बोलो कि मैम हमने तो कम साकेत वाले एल्केन ली, हमारी मर्जी, हम तो ये वाले लेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होता है, ज़्यादा साकेत वाली मिल जाती है। मतलब अगर कम ब्रांच है उसके अंदर, तो आप अगर LCl3 प्लस NCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो उसमें ज़्यादा ब्रांच मिल जाती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। एल्केन समावेवीकरण पेट्रोलियम उद्योगों की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस क्रिया द्वारा पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है। देखो जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होता है ना, उतना ही अच्छा वो ईंधन के रूप में यूज में आ सकता है। अब बाकी अपन लोग अभी पेट्रोलियम वाला टॉपिक डिटेल में देखने वाले हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ, याद आया तो पहले ही बोल दिया। तो देखो, एल्केन समावेवीकरण का जो यूज है वो पेट्रोलियम उद्योगों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस क्रिया द्वारा पेट्रोल पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पेज। देखो, तापीय अपघटन या भंजन। एल्केन जो होता है उसको 500 से 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वो विघटित होकर निम्नतर हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब मैंने निम्नतर का मतलब आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो एल्केन के अंदर ज़्यादा कार्बन है तो कम कार्बन वाला देगा, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि एल्केन से एल्किन मिल रहा हो, क्योंकि जो एल्केन होता है ना, वो उच्चतर में आता है, और जो एल्किन होता है, एल्काइन होता है, उनको अपन निम्नतर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम उद्योगों में ये प्रक्रिया जो है वो भंजन कहलाती है। अब देखो, यहाँ पे CH4 है, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म करा तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई, है ना। ऐसे ही ये एथेन है, एथेन को आपने 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा, है ना, एब्सेंस ऑफ एयर में, तो आपको एल्किन मिली, एथीन मिली और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ऐसे ही आपने अगर प्रोपेन को हीट करा तो आपको एथीन भी मिल सकती है और प्रोपीन भी मिल सकती है। कैसे मिली वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर देखो, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया तो CH4 बाहर निकल गया, है ना। और अगर इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन ही गया और इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन गया तो H2 गैस भी निकल सकती है। मैंने बोला ना, जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी हर तरह की होती है। आपको अगर आप लोग केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको ये चांस, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ये खुद आपको दिखने लग जाएंगे, अरे यार इसमें ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये आती है चीज़ें एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, बार बार रिविजन करने से कॉन्फिडेंस आता है ना, तब ये चीज़ें समझ में आने लग जाती है। अब देखो, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की क्रैकिंग हुई, मतलब एन ब्यूटेन को तोड़ दिया तो क्या क्या मिलेगा? 1 ब्यूटीन बन गया, 2 ब्यूटीन बन गया, इथेन बन गया, इथीन बन गया, प्रोपेन बन गया, CH4 और H2 गैस निकल गई, है ना। अब देखो, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जो असाकित उच्च एल्केन होते हैं ना, मतलब 6 से 10 कार्बन वाले, मतलब असाकित मतलब मैंने बता दिया वो सीधे वाले ही होंगे, ये वाले मतलब जिनमें ब्रांचिंग नहीं होगी। तो असाकित उच्च एल्केन होते हैं ना, 6 से 10 कार्बन वाले, वो उनको मतलब कर्मोव करके याद रख लेना आप। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम है ये। कर्मोव करके याद रख लेना आपको, मतलब सारे एक साथ याद आ जाएंगे। ये आपको पता होगा, आप लोग 3D एलिमेंट्स बढ़ते होंगे 3D सीरीज में, तब आता है कि ऑक्साइड व Al2O3 के साथ में गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन हो जाता है। ये मेरे कहने पर आप इसको 10 स्टार दे दो, क्योंकि जहां बेंजीन आ गई ना भाई साहब, वो तो इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि केमिस्ट्री बिना बेंजीन के बेचारी अधूरी है ना। तो इसमें एरोमेटाइजेशन आ गया। आपको डिटेल में मैंने अब बोलोगे मैम फिर से पहली वीडियो का नाम ले लिया। हाँ, उसके अंदर मैंने एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था कि जो 4n+2 हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, है ना, जैसे जिसके अंदर मान लो 6 पाई बॉन्ड हो गए, 8 पाई बॉन्ड हो गए, 10 पाई नहीं, 8 पाई तो नहीं, 6 पाई बॉन्ड हो गए, 10 पाई बॉन्ड हो गए, है ना। मतलब 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और अगर 4n रूल को फॉलो करते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, एन हेक्सेन हो गया, है ना, क्योंकि हमने बात की थी कि 6 से 10 कार्बन वाले की बात हो रही है यहाँ पे। तो एन हेक्सेन हो गया, इसको Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में अगर हीट करा तो आपको बेंजीन मिली है यहाँ पे। और अगर सेकंड वाले को हीट करा तो ये टोलुइन है, ये तो बेंजीन ही था, ठीक है। टोलुइन में क्या होता है ना, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ रहता है। एन हेक्सेन क्या है वो आपको बताई दिया है, बस इसी को, ये जो एन हेक्सेन लिखा हुआ है ना, इसी के स्ट्रक्चर बनाएंगे। बताइए, वैसे हेक्सेन नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें 6 कार्बन होंगे।
अब देखो पेट्रोलियम फ्लैश पॉइंट है ना, पेट्रोलियम फ्लैश पॉइंट में प्रज्वलन ताप वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ऑयल इतनी वाष्प देने लगे कि स्पार्क के कांटेक्ट में आने पर एयर की प्रेजेंस में ही जल उठे। देखो इस हद तक उस ऑयल को गर्म कर दिया कि अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया ना तो आग पकड़ लेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, प्रज्वलन ताप। फ्लैश पॉइंट किसी देश के लोकल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लोकल टेम्परेचर मतलब जैसे अपन लोग अपने मतलब जैसे रूम टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं तो अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं ना। तो ये भारत में रहते हैं तो हम भारत वाले टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो कोई केरोसिन है, केरोसिन तो आपको पता ही होगा, केरोसिन सबने अपने घर में देखा ही होगा, तो उसी केरोसिन की बात हो रही है। तो केरोसिन तेल का जो फ्लैश पॉइंट है ना, वो भारत में बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रांस में 35 डिग्री सेल्सियस होता है और इंग्लैंड में 23 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो केरोसिन तो भारत में भी केरोसिन ही रहेगा, है, फ्रांस में भी केरोसिन ही रहेगा, इंग्लैंड में भी केरोसिन ही रहेगा, फिर उसके फ्लैश पॉइंट में बदलाव क्यों आ रहे हैं जब अगर उसका कंपोजिशन सेम है। तो वो आ रहा है उसका लोकल टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि भारत में अलग टेम्परेचर है, फ्रांस में अलग टेम्परेचर है, इंग्लैंड में अलग टेम्परेचर है, ठीक है। नोकिंग, नोकिंग क्या होती है, तो देखो सिलेंडर में ईंधन व वायु का मिश्रण डाल रखा है। मान लो कोई सिलेंडर है जिसके अंदर ईंधन व वायु का मिश्रण डाल रखा है, इसके ज्वलन टाइम से पहले एक तीखी धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। मान लो इस सिलेंडर के अंदर क्या डाल रखा है आपने, ईंधन और वायु का मिक्सचर डाल रखा है, ठीक है। तो जैसे ही ज्वलन मतलब इसका वो आएगा फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट आने से जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब इसमें लिखा हुआ थोड़ा सा पहले एक तीखी धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब इस सिलेंडर से एक आवाज आती है, उसी को नॉकिंग कहते हैं। ये मत बोलना सिलेंडर से आवाज आ रही है मैम इसमें भूत है, कोई भूत भूत नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर ये एक प्रक्रिया होती है नॉकिंग, ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जैसे इस सिलेंडर में ईंधन व वायु का मिश्रण डाल रखा होता है ना, तो जैसे ही इसका ज्वलन टेम्परेचर मतलब फ्लैश पॉइंट आने वाला ही रहता है, तभी इसमें से एक वॉइस आती है धात्विक ध्वनि, जिसे बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। नॉकिंग इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। अब ये जो देख लो, ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, तो वैसे ही ये ध्वनि भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो नॉकिंग इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देती है, मतलब जो इंजन है वो उतने ही एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाता है। सिलेंडर तथा पिस्टन को भी हार्म करता है, और ये सिलेंडर तथा पिस्टन को भी नुकसान पहुंचाता है। ये टॉपिक अपना आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है ना। तो ऑक्टेन नंबर, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका वो ईंधन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है ना, एक पैमाने का काम करता है ना, क्योंकि ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है वो ईंधन ज़्यादा अच्छा है, जिसका यूज इंजन में उपस्थित मतलब यूज आने वाले ईंधन की क्वालिटी को बताता है या मापता है, ठीक है। अब देखो जैसे जो ऑक्टेन नंबर है ना, उसको क्वालिटी ऑफ गैसोलीन के नाम से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे ये बता तो यही रहा है ना कि ईंधन की क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है और किसकी कम है। तो स्टैंडर्ड के रूप में क्या लेते हैं, अब देखो किसी की अगर क्वालिटी बतानी है ना, तो कुछ तो मानक मानना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि यार इसके जैसा हो गया। जैसे आपने लैब के अंदर वो देखे होंगे पीएच पेपर, है ना, मतलब लिटमस पेपर बोलते थे जिनको, भाई एसिड के अंदर मतलब एसिड के अंदर डिप करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में डिप करोगे तो आई थिंक वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो आप उस ब्लू कलर को, रेड कलर को किससे मेजर करते थे, पीएच स्केल से मेजर करते थे ना, क्योंकि पीएच स्केल पे आपको लाइट हल्का कलर, लाइट ऑरेंज, रेड कलर, फिर उसके बाद में लाइट पर्पल, और ऐसे दिखता था। फिर आप आइडिया लगा सकते थे यार इसकी पीएच 7 है क्योंकि ये ऐसे कलर का आ रहा है, यार इसकी पीएच 10 है ये ऐसे कलर का आ रहा है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड तो अपन को लेना ही पड़ता है रेफरेंस के तौर पे। तो इसमें स्टैंडर्ड का काम कौन करता है, तो इसमें स्टैंडर्ड का काम करता है एन हेप्टेन, ठीक है। एन हेप्टेन सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर अधिकतम नॉकिंग होती है, जिसके लिए ऑक्टेन नंबर 0 होता है। एक चीज ध्यान रखना, एन हेप्टेन के लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है ना वो 0 होता है। अब इसके अलावा आइसो ऑक्टेन को भी स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। तो ये हो गया साखित, मतलब एक ले लिया हमने ऐसा जिसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, और एक ले लिया ऐसा जिसमें ब्रांचिंग है। तो आइसो ऑक्टेन में ब्रांचिंग हो गई, एन हेप्टेन के अंदर ब्रांचिंग नहीं है ना। तो इसके अंदर नॉकिंग कम होती है, ब्रांचिंग वाले में नॉकिंग कम होती है, और इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना, जिसके अंदर ब्रांचिंग होगी, है ना, ब्रांचिंग होगी बहुत अच्छा काम है, नॉकिंग कम होगी, ऑक्टेन नंबर 100 हो जाएगा। ब्रांचिंग नहीं होगी, बुरा बात है, और ऑक्टेन नंबर 0 हो जाएगा। इन दोनों को मानक के रूप में यूज लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मानक किसी ईंधन के लिए नॉकिंग गुण उस मिश्रण के मतलब ये नॉकिंग, ये
एपिस्फोटक, मुझसे तो नहीं बोला जा रहा, आपसे बोला चाहे तो आप पढ़ लेना। कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नॉकिंग गुण के समान है, मतलब नॉकिंग वाली प्रॉपर्टी के समान है, जिसमें 70% आइसो ऑक्टेन है तथा 30% एन हेप्टेन है। तो इसकी मान उस ईंधन की ऑक्टेन संख्या 70 होगी। अब देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा है आपको, मुझे पता है ऐसे पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। इसमें ये बोला है कि मान लो आपने कोई ईंधन ले रखा है, मान लो इसके अंदर आपने कोई ईंधन ले रखा है और ये मानक ईंधन है, वही अपन ने जो एनहेक्सेन और ऑक्टेन वाला देखा था ना, आइसो ऑक्टेन, वही वाला मिक्सचर है इसमें। ये मानक स्टैंडर्ड के रूप में एस लिख देती हूँ, समझ जाओगे। और इसमें कोई ईंधन ले रखा है, अपन को इसका पता करना है कि भाई इसका ऑक्टेन नंबर क्या है ना, पता लगाना है। तो देखो इसके अंदर आपको पता है क्या है, क्योंकि ये मानक है तो ऑब्वियस है आपको पता होगा पहले से। तो इसके अंदर जो 70% है वो तो आइसो ऑक्टेन है, और इसमें जो 30% है वो एन हेप्टेन है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है इसमें क्या है। तो ध्यान, अभी मैंने आपको बताया था जो एन हेप्टेन होता है ना, उसके लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 होता है, और जो आइसो ऑक्टेन होता है ना, उसके लिए जो वो होता है ना ऑक्टेन नंबर, वो 100 होता है। तो अब आपको बताया कि यहाँ पे 70% ले रखा है अपन ने, मतलब 70% ऑक्टेन ले रखा है आइसो ऑक्टेन। तो ऑब्वियस है दूसरे वाले का तो कुछ होगा नहीं, तो इस वाले का जो 30% एन हेप्टेन है उसका तो हो गया 0, और इसका जो है वही रह जाएगा 70%, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना है ना। इसका 100 नहीं बोल सकते क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में 70% ही है ये, तो 70 ये हो गया। तो अगर आपसे पूछे इस ईंधन की कितनी ऑक्टेन संख्या होगी तो वो 70 होगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, जितना आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज दे रखा होगा ना, उतनी ही ईंधन का ऑक्टेन नंबर होगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप बेक करना, वापस से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी पेचीदा थी, पर आ जाएगा आपको समझ में। अब देखो गैसोलीन या पेट्रोल की गुणवत्ता का क्रम पूछे या ऑक्टेन नंबर का, तो एक ही बात होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैम ने तो ऑक्टेन नंबर का क्रम बता दिया था, गैसोलीन और पेट्रोल की गुणवत्ता का तो पता ही नहीं है, इसलिए लिख दिया। अब अगर आप चाहो कि भाई हमारे ईंधन का तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए, क्योंकि हमें तो बढ़िया ईंधन चाहिए ताकि हमारे ज़्यादा काम बन जाए, है ना, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले तो उसकी श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर ऑक्टेन संख्या घटती है, ये चीज़ ध्यान रखना। श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर ऑक्टेन संख्या घटती है, इसी वजह से जब ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह करके उसकी ब्रांचिंग बढ़ा दोगे तो इसका मतलब उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। तो देखो सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन, सब ये इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन सबसे लास्ट में आएंगे, उसके बाद में ब्रांचिंग वाले आएंगे, उसके बाद में ओलिफिन आएगा मतलब एल्किन आएगा, उसके बाद में साइक्लो एल्केन आएगा, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे। देखो ये ऑर्डर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको साफ बोला है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो इसका घटेगा, तो आपको ये तो वैसे याद रह जाएगा कि भाई सीधी श्रृंखला वाला तो सबसे लास्ट में भाग तू यहाँ से, है ना, ऐसे याद रख लो। सबसे पहले आएगा एरोमेटिक कंपाउंड, फिर उसके बाद में साइक्लो एल्केन, उसके बाद में एल्केन, और फिर एल्केन। एल्केन में तो आप कंफ्यूज होगे नहीं, क्योंकि ब्रांच वाला पहले आ रहा है और जिसमें ब्रांच नहीं है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको साइक्लो एल्केन के बारे में तो पता ही होगा, ये ऐसे वाले होते हैं ना, जैसे ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है साइक्लोहेक्सेन, और इसके अंदर अगर पाई बॉन्ड बना देती तो ये बेंजीन हो जाता। अब देखो क्या हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाँ बढ़ा सकते हैं। कि अब उसके लिए क्या क्या विधि हो सकती है, भंजन द्वारा, समावेवीकरण द्वारा और एरोमेटिकरण द्वारा। क्योंकि एरोमेटिक से क्या होगा, बेंजीन जैसे कंपाउंड बनेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे, है ना। अपन ने ये एरोमेटिकरण अभी जस्ट देखा ही था। समावेवीकरण, इससे आपको पता होगा ब्रांच वाला बन जाता है, एन ब्रांच से, ये भी अभी इसी वीडियो में पढ़ाया है। भंजन अभी इसी वीडियो में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इनसे क्या है ना कि अगर सीधा सा ध्यान रखो, इधर में से कोई भी है और ऐसी रिएक्शन हो रही है जिनमें से ये सब बन जाए, तो अच्छी बात है ना, ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। क्योंकि आपको तो ऑक्टेन नंबर का क्रम पता है, तो आपको अब सवाल कैसे भी पूछे आप कैसे भी बता सकते हो। अब देखो अब अपन ने नॉकिंग वाला पढ़ाई था, तो जैसे नॉकिंग होता है वैसे एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी होते हैं, मतलब नॉकिंग को रोकने के लिए। तो इनका यूज करके किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो नॉकिंग, अगर नॉकिंग हुई, वही धात्विक ध्वनि, तो नॉकिंग होने की वजह से क्या होता है ना कि उसके ऑक्टेन नंबर घट जाता है। तो अगर हम नॉकिंग को ही रोक देंगे तो भी तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया ना। तो हाई ऑक्टेन नंबर वाला ईंधन प्रयोग करके हम नॉकिंग को कम कर सकते हैं। तो अब एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका यूज होगा, जिसका हाई ऑक्टेन नंबर होगा, ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर। या फिर गैसोलीन में ऐसे ही कुछ यौगिकों को मिलाकर जो नॉकिंग को कम कर देते हैं, जैसे कि टेट्राएथिल लेड हो गया, है ना, टेट्राएथिल लेड हो गया, या फिर PbC2H5 का होल 4, ये भी एक कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। टेट्रामेथिल लेड हो गया, है ना, ये सब आप एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हो। ये हो गया टेट्रामेथिल, मतलब टेट्रामेथिल लेड, ठीक है।
और ये हो गया टेट्राएथिल लेड, ये वाला, और इस वाले का ये वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या काम आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आप पुराने पेपर में मैंने करवाया 2018 वाला, देखना केमिस्ट्री के सवाल इतने हार्ड नहीं आए। अगर जिनको केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है वो यही बोलेंगे केमिस्ट्री के तो एवरेज आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। केमिस्ट्री तो एकदम सॉलिड होनी चाहिए कि 33-34 क्वेश्चन आए तो एक का सा भी गलत ना हो, ठीक है। और अच्छी होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, आपको इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो आपको एंटी नॉकिंग एजेंट के पूछ सकता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ईंधन के सिलेंडर में टीएल डालने से, मतलब टेट्राएथिलेट डालने से एथाइल मुक्त मूलक में टूट जाता है। क्या होता है ना कि आपको पता है टीएल कैसे बना होता है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो टेट्राएथिलेट का ही है ना। इसको जब गर्म करते हैं ना तो ये फ्री रेडिकल मिल जाते हैं अपन को। तो यहाँ पे अपन को फ्री रेडिकल मिल गए हैं ना। तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जो मुक्त मूलक में टूट जाता है और टीएल जो कि अनियमित दहन के कारण उत्पन्न मुक्त मूलकों से कंबाइन हो जाते हैं। जब ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं ना तो जो टेट्राएथिलेट होते हैं ना वो जाके इनके साथ में कंबाइन कर लेते हैं, है ना। और कंबाइन करने से क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं, इस प्रकार से ये नॉकिंग को रोक देते हैं। जब कंबाइंड हो जाएंगे तो ये सिलेंडर से जाके टकरा नहीं पाएंगे, टकराएंगे नहीं तो आवाज़ कहाँ से आएगी, फिर आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो वही नॉकिंग को कम कर सकते हैं, मतलब आएगी तो थोड़ी आएगी, पहले की तुलना में तो कमी हो गई है ना। अब देखो, इसीलिए पेट्रोल के साथ टेट्राएथिलेट ना मिलाकर एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं। अब देखो, पेट्रोल के साथ में हम टेट्राएथिलेट क्यों नहीं मिला सकते, उसका रीज़न इस तरफ है, पहले यही पढ़ लेते हैं। टेट्राएथिलेट जो है ना वो पेट्रोल के दहन के साथ में लिथार्ज देता है, मतलब लेड ऑक्साइड बना लेता है जो सिलेंडर की दीवारों पे जम जाता है। और जब ये जो लेड ऑक्साइड है अगर वो सिलेंडर की दीवारों पे जम गया तो वो पिस्टन जाम हो जाएगा, तो सिलेंडर किसी काम का ही नहीं रहा है। मतलब हम करवाना चाहते थे नॉकिंग को कम और इसने तो जाके पिस्टन को ही रोक दिया। अरे भाई, हमें पिस्टन नहीं बंद करवाना, पिस्टन को जाम नहीं करवाना, हमें नॉकिंग को रुकवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल के दहन, तो अपन को ऑब्वियस है अब टीएल तो यूज़ में ले नहीं सकते, तो फिर हम लेते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड। ये है एथिलीन डाइब्रोमाइड का फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है ना एथीन से, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, Br2 निकल गया। तो ये क्या होता है ना कि ये जो Br2 आया है ना ये लेड के साथ में रिएक्शन करके PbBr2 बना देता है। और जो PbBr2 होता है वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब गर्म करने पर, हल्का सा गर्म करने पर ही उड़ जाता है, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। तो PbBr2 निकल लिया, क्योंकि जब लेड बचेगा ही नहीं, एक बात सोचो, आपने किसी में इसमें जैसे रिएक्शन चल रही है, अगर इसके अंदर लेड बचा ही नहीं तो PbO कहाँ से बनेगा, नहीं बन सकता ना PbO, लेड ऑक्साइड, क्योंकि उसके लिए लेड तो चाहिए। तो इसी वजह से अपन लोग एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइड ने आके अपना काम कर दिया, वो अपने साथ लेड लेके निकल लिया और एथाइल फ्री रेडिकल छोड़ गया, तो अपना काम हो गया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग एल्कीन पढ़ने वाले हैं। और हाँ, आप इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही है, इतनी देर बोला जा रहा है, आपके लेक्चर 1.5 1 घंटे के हो रहे हैं, तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करो, कमेंट, ठीक है। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा